तो कोई भी इवेंट ई हो रहा है, ई कोई भी इवेंट है, ठीक है, तो उसके होने की अगर आप प्रोबेबिलिटी मुझसे पूछोगे तो मैं बोलूंगा उस इवेंट के होने, ऑकरेंस होने के वेज और टोटल सैंपल स्पेस। तो यहाँ जो एनएस हो गया वो हो गया सैंपल स्पेस। ये सैंपल स्पेस का मतलब हो गया जहां पर आपका इवेंट जो है वो ऑकर हो रहा है, सही है ना। और ये हो गया इवेंट स्पेस, जहां पे आपका इवेंट हो रहा है, मतलब इवेंट स्पेस इन सैंपल स्पेस, मतलब सैंपल स्पेस के अंदर जहां पर इवेंट हो रहा है वो। और एनएस जो हो गया मतलब सैंपल स्पेस जहां पर टोटल सैंपल है। मतलब इसको ऐसे समझ लो, अगर मैं आपको सेट के हिसाब से समझाऊं तो ये हो गया आपका सैंपल स्पेस, और ये एक इवेंट ई हो रहा है, तो ये हो गया इवेंट ई का स्पेस। मेरी बात समझ में आ रही? तो ये हो गया आपका एनी, और ये पूरा हो गया यू जो हो गया वो एनएस हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है? तो यू की जगह इसको एस लिख लो। तो अगर आप इस इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो बस ये वाला स्पेस काउंट कर लीजिए, दैट इज एनएस, और ये वाला काउंट कर लीजिए। तो एंड टोटल सैंपल स्पेस आपको पता है, उसमें इसके स्पेस को काउंट कर लीजिए। तो वो अब ये स्पेस काउंट करने के लिए हम क्या करेंगे, नॉर्मल जैसे हम पीएनसी के कॉन्सेप्ट यूज करते हैं वो आप यूज करेंगे, नहीं ना। जैसे अगर आप एक कॉइन टॉस करते हैं, जैसे आप एक वन कॉइन टॉस करते हैं, तो अगर आप उसका सैंपल स्पेस देखेंगे तो उसमें या तो हेड आएगा या टेल आएगा, सही है ना। अब आपने कहा एक इवेंट ई है जिसमें हेड ऑकर्स, तो इसका मतलब एनई का जो स्पेस हो गया उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा, और वो क्या आएगा, एच। मतलब अगर आप सैंपल स्पेस एस देखेंगे तो ये होगा, और अगर आप ई का सैंपल स्पेस देखेंगे जो इवेंट का है वो क्या होगा, उसमें सिर्फ हेड आएगा। तो इसका मतलब अगर आप एन एस निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, और एन ई निकालेंगे तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की निकालेंगे तो 1/2 हो जाएगी, दैट इज दिस। तो हर बार हमें बस 2 चीजें सर्च करनी होती है, एन एस और एन ई, उसके हिसाब से हम अपना एजम्पशन लगा के सीधा प्रोबेबिलिटी निकाल देते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? बोलिए। तो ये एक सिंपल सा थॉट हो गया। अब हम मतलब इस प्रोसेस में हम ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम एन एस और एन ई निकालेंगे और अपना सैंपल स्पेस काउंट कर लेंगे। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? अब एनएस टोटल सैंपल स्पेस हो गया, और एनई वो स्पेस हो गया जहां पर आप उस नंबर को ऑकर करेंगे। तो हम पहले कुछ क्वेश्चन ऐसे ही करेंगे जिसमें हम नॉर्मल पीएनसी लगा के एनएस और एनई निकालेंगे और सीधा प्रोबेबिलिटी वाली थ्योरम लगा देंगे। मेरी बात क्लियर? विल बी 3 इट्स यूनिट डिजिट, मतलब x जो है वो 33 की पावर n है, और n एक पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू है। हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 3 उसके यूनिट प्लेस पे है। तो टोटल सैंपल स्पेस क्या होता है, अगर हम 33 की पावर n करेंगे, ठीक है ना, तो यानी कि हम बेसिकली इसमें अगर हम देखें तो लास्ट डिजिट क्या है, 3 है। तो बेसिकली हम हर बार 3 की पावर n सॉल्व कर रहे होंगे, है कि नहीं? अच्छा, n अगर हम ऐसे देखो कि 3 की पावर 1 करोगे तो 3 आएगा, 3 की पावर 2 करोगे तो 6 आएगा, 3 की पावर 3 करोगे तो लास्ट में क्या आएगा, नहीं 3 की पावर 2 करोगे, 3 और 3 मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में 9 आएगा, फिर मल्टीप्लाई करोगे 7 आएगा, जैसे ही 3 की पावर 4 करोगे फिर से 1 आ जाएगा, हाँ है ना, और फिर 3 की पावर 5 रिपीट करना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया लास्ट डिजिट। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो इसका मतलब हर बार 4 के मल्टीपल के हिसाब से लास्ट डिजिट वेरी कर रही है, यानी n अगर 4 का मल्टीपल होगा, सही है ना, तो जो आपकी लास्ट डिजिट होगी वो क्या होगी, बोलो। n अगर 4 का मल्टीपल होगा तो लास्ट डिजिट क्या आ जाएगी, 1। n अगर 4 का मल्टीपल प्लस 1 होगा तो लास्ट डिजिट 3 आ जाएगी। n अगर 4 का मल्टीपल प्लस 2 होगा तो लास्ट डिजिट 9 आ जाएगी। n अगर 4 का मल्टीपल प्लस 3 होगा तो लास्ट डिजिट 7 आ जाएगी। इसका मतलब लास्ट में डिजिट क्या क्या आ सकती है, 1 3 7 9। बोलिए। तो यानी अगर हम आपका सैंपल स्पेस में एलिमेंट देखें तो 4 हो गए, और इवेंट स्पेस में आप देखो तो लास्ट डिजिट आपको क्या चाहिए, 3, तो उसमें एलिमेंट हो गया 1। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1/4। क्या ये बात सबको समझ में आई, बताइए? अरे हाँ या ना, बोलो। समझ यस में आया सर। कि नहीं? हाँ, हमने नॉर्मल सिर्फ क्या किया, 33 की पावर n में लास्ट डिजिट 3 आ रही है, 3 की पावर n से क्या क्या मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हो सकती है वो काउंट कर ली, दैट इज सैंपल स्पेस। मतलब ये इवेंट में लास्ट डिजिट क्या क्या आ सकती है वो टोटल हो गया, और हमें जिस बात की प्रोबेबिलिटी चाहिए वो क्या था कि लास्ट डिजिट 3 आनी चाहिए, बस हमने वो लिख लिया। समझ में आया कि नहीं, बोलो। कोई कंफ्यूजन? यस बोलिए सर। भाई। जो सैंपल स्पेस है उसमें उसमें से एक नंबर लेना है ना, तो एनएस क्या हो गया आपका,
100 में से कोई भी एक नंबर सेलेक्ट कर लो तो 100 हो गया। अच्छा, अब एनी निकालने के लिए आपका जो इवेंट स्पेस है उसमें इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करने की बात है। अगर आप इस इनइक्वालिटी को देखोगे तो इसमें आएगा 10, 30 एंड 50, इंक्लूडिंग 10 एंड 50। बोलो, प्लस माइनस, यानी कि एक्स जो है वो कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है बताओ मुझे। 10 से लेके 30 के बीच में, 30 इंक्लूड नहीं करना है, और यूनियन 50 से लेके कहाँ तक, मैक्सिमम आप कहाँ तक जा सकते हैं, 100 तक, और 100 आपको इंक्लूड करना है। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। तो इसका मतलब यहाँ पर टोटल एलिमेंट कितने हो गए, यहाँ पर टोटल एलिमेंट हो गए कितने, 51, और यहाँ पर टोटल एलिमेंट कितने हो गए, बोलो, 30, 20। तो टोटल एन ई जो है वो कितना आ गया, 71। अब आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरिंग इवेंट। तो इन 71 में से कोई भी एक इवेंट ले लो, और इन 100 में से कोई भी इवेंट ले लो। तो क्या वो 71/100 आ गया, तो आंसर आपका 0.71 आ गया। समझ में आई भाई? इनमें से कोई भी एक नंबर एक्स आप ले सकते हो जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। इनमें से ये टोटल नंबर हो गया 51, ये टोटल नंबर हो गया 20, तो टोटल नंबर हो गया 71। तो सैंपल स्पेस में टोटल एलिमेंट है 100, और इवेंट स्पेस में टोटल एलिमेंट है 71, क्योंकि इन 71 में से कोई भी एक नंबर आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो टोटल आपका 71/100 आंसर आ गया। क्या ये बात आप सभी को समझ में आ रही है? कोई कंफ्यूजन किसी को तो बोलो। तो नॉर्मल ये जितने भी क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस करेंगे उसमें सब में आपको सिर्फ पीएनसी लगानी है, उसके अलावा आपको कोई काम नहीं करना है। क्वेश्चन आराम से पढ़िए। कह रहा है कि स्मॉल पैक ऑफ कार्ड्स, जिसमें 5 ग्रीन कार्ड्स है, 4 ब्लू कार्ड्स है और 3 ब्लैक कार्ड्स है, सफल कर दिए गए। फर्स्ट 3 कार्ड्स आर टर्न फेस, यानी 3 कार्ड कोई भी सफल करके रखे गए और उनका फेस टर्न किया गया। दैट एग्जैक्टली 1 कार्ड ऑफ ईच कलर, मतलब ये तीनों कलर का कोई एक एक कार्ड होना चाहिए। इस बात की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। मतलब हमारे पास 5 ग्रीन कार्ड है, 4 ब्लू कार्ड है और 3 ब्लैक कार्ड है। ये हमारे पास टोटल कार्ड्स हैं, सबको सफल करके आपने रख दिया है ना। और आपको इसके बाद 3 कार्ड आपको लेने हैं और उनका कलर देखना है। और प्रोबेबिलिटी ये है कि हर कलर का एक कार्ड आपके पास होना चाहिए उन 3 में से। सोचिए भाई, सैंपल स्पेस में हमारे पास टोटल कार्ड कितने हो गए किसी भी कलर के, बोलो, 12 हो गए। तो जो हमारा सैंपल स्पेस हुआ, 12 में से कोई भी 3 कार्ड उठा लो, हाँ या ना, बोलो। अच्छा, अगर मैं अपना इवेंट स्पेस देखूं तो इवेंट स्पेस में क्या एग्जैक्टली 1 कलर का कार्ड है, मतलब एक ग्रीन कार्ड हो, एक ब्लू कार्ड हो और एक ब्लैक कार्ड हो। इसका मतलब 5 में से कोई एक कार्ड आ जाए ग्रीन में, 4 में से कोई एक कार्ड आ जाए ब्लू में से, और 3 में से कोई एक कार्ड आ जाए ब्लैक में से। क्या कहते हो बताओ? यस। कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। तो यानी कि इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 4C1 5C1 3C1 डिवाइडेड बाई 12C3। ठीक है, देखो समझ में आया कि नहीं भाई? इसी को सॉल्व कर दीजिए। तो आंसर आपका क्या आ रहा है, 4 5 3 डिवाइडेड बाई 12 11 10 इंटू 3 फैक्टोरियल। देखो इसी को आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3/11। है कोई ऑप्शन सी? देखिए कोई कंफ्यूजन आ रहा हो, समझ में आया कि नहीं? तो इसमें भी आपने सिर्फ नॉर्मल पीएनसी यूज की कि नहीं, कि भाई टोटल कार्ड्स आपके पास हो गए और आपको 3 कार्ड पिक करने हैं, क्योंकि आपको 3 कार्ड फेस करने हैं। फिर इस बात की प्रोबेबिलिटी आपको कैलकुलेट करनी है कि हर एक एक कलर के तीनों कार्ड आ जाए, हाँ या ना। अब इसी में व्यवस्था कि 2 ग्रीन कार्ड हो और एक ब्लू कार्ड हो, बोलो। इसी में सर मैं आपसे तीनों कहता कार्ड है कि सेम हो, एक ही कलर के। तीनों कार्ड्स, हाँ तीनों कार्ड सेम कलर के हो, तो पहले उनमें से वो कलर सेलेक्ट करोगे कि 3 में से कौन सा कलर है। मेरी बात समझ में आ रही? जैसे आप मान लो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है फॉर विच ऑल 3, ठीक है, कार्ड्स आर सेम कलर। पहला ये निकालो, फिर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है फॉर विच 2 कार्ड्स ग्रीन एंड 1 इज ब्लैक। जल्दी बताओ। अब आपको इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी। तो सारे कार्ड सेम कलर के हो तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। सैंपल स्पेस तो अभी भी सेम रहेगा,
12 में से 3 कार्ड। इवेंट स्पेस अब क्या होगा, पहले 3 में से सर, कोई एक कार्ड सेलेक्ट, पहले 3 में से कोई एक कलर सेलेक्ट कर लो, बोलो हाँ या ना, बोलिए। yes, sir, और या प्लस फिर 4 या सी विद नहीं प्लस नहीं 5 सी विद। नहीं 3 में से कोई एक कलर नहीं सेलेक्ट करो, मतलब भाई हमें 3 कार्ड सेम चाहिए, तो 3 अलग अलग पॉसिबिलिटी हो गई ना, हाँ या ना। या तो 5 में से 3 ग्रीन कार्ड ले लो, बोलो क्या ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं भाई, अलग yes, अलग sir. पॉसिबिलिटी हो गई ना भाई। या तो हम तीनों कार्ड लें, वो तीनों ग्रीन हो जाएं, तो यानी 5 में से 3 ग्रीन ले लो, या फिर हम 4 में से 3 ब्लैक कार्ड उठा लें, या हम 3 में से तीनों ब्लू कार्ड उठा लें, यही तो हुई पॉसिबिलिटी, हाँ या ना, नहीं समझे भाई। 3 अलग अलग पॉसिबल वे हो गए ना, या तो हम 5 में से तीनों कार्ड क्या उठा लें, ग्रीन, या हम 4 में से तीनों कार्ड क्या उठा लें, ब्लू, या हम 3 में से तीनों ब्लैक उठा लें, ब्लैक। बोलो भाई। यस सर। तो तीन अलग अलग पॉसिबल हो गए ना, तो ये टोटल इवेंट स्पेस हो गया। इसके बाद सीधा हम प्रोबेबिलिटी में क्या लगा देंगे, वही लगा देंगे 5c3 4c3 3c3 और डिवाइडेड बाई 12c3। समझ में आया कि नहीं। अच्छा, अगर 2 कार्ड ग्रीन और 1 कार्ड ब्लैक हो तो क्या करोगे, अभी भी सैंपल स्पेस तो 12 में से 3 कार्ड हुआ, अब इवेंट स्पेस क्या होगा भाई, 2 ग्रीन कार्ड ले लो और 1 ब्लैक कार्ड ले लो, तो अब आप प्रोबेबिलिटी आराम से निकाल दो। हाँ, नॉर्मल पीएनसी का यूज है कि नहीं, बस ये मुझे बताओ। नॉर्मल आप इन सारे क्वेश्चंस में पीएनसी यूज कर रहे हैं कि नहीं, बोलो। नॉर्मल आप सिलेक्शन का ही तो क्राइटेरिया लगा रहे हैं, बस आप इवेंट स्पेस और सैंपल स्पेस निकाल ले रहे हैं, इसके बाद दोनों को डिवाइड करके आप हर बार प्रोबेबिलिटी अपनी कैलकुलेट किए दे रहे हैं। कोई कंफ्यूजन या डाउट आ रहा हो तो बोलो। मतलब प्रोबेबिलिटी में मेजर काम यही होता है, अगर आपने इवेंट स्पेस और सैंपल स्पेस निकाल लिया तो प्रोबेबिलिटी की थ्योरम लगा के आप एनएस बाई एनई बाई एनएस करेंगे, आपको हमेशा प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी, सही ना। अब उसी में अलग अलग थ्योरम्स, अलग अलग कंडीशंस हम पढ़ेंगे, वो हम अभी आगे पढ़ते रहेंगे। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, आपको इन सारे लेटर्स को रैंडमली अरेंज करना है, तो ऑब्वियसली टोटल अरेंजमेंट तो आप जानते ही हैं इनका, तो वहां से आप एनएस निकाल लेंगे। इवेंट स्पेस ये है कि एग्जैक्टली 4 लेटर बिटवीन आर और एस, आर और एस के बीच में 4 लेटर हमेशा होने चाहिए, इस बात की प्रोबेबिलिटी आपको कैलकुलेट करनी है। तो इसमें भी पीएनसी का यूज है कि नहीं, ये बताओ। 6 into 9 फैक्टोरियल नहीं आ रहा है ये। चलो, सबसे पहले इसमें 11 डिफरेंट लेटर्स हैं, ये तो दिख रहा होगा सबको, है कि नहीं है। तो इसका मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि जो एनएस सैंपल स्पेस होगा वो तो 11 लेटर्स हैं, ये तो ओके हो गया। तो जो सैंपल स्पेस हो गया वो 11 फैक्टोरियल हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब हम इवेंट स्पेस की बात करते हैं, सही है ना। तो आपसे कहा गया एग्जैक्टली 4 लेटर आर और एस के बीच में होने चाहिए, तो आर रहा ये, एस रहा ये, इसके बीच में आ गए 4 लेटर। ध्यान दीजिएगा आप जरा मेरी बात, तो ये 6 का सेट हमेशा एक साथ रहेगा कि नहीं, हाँ या ना, बोलो। ये एक बॉक्स में बना दें, ये हमेशा एक साथ आएगा। अब हमारे पास इन 6 के अलावा कितने बचे, 5 लेटर्स और बचे, तो टोटल कितने हो गए, 6, बोलो। तो इन 6 को हम एक जगह अरेंज कर दें 6 फैक्टोरियल से। अच्छा, हमने 9 में से कोई भी 4 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए, बोलो, जिनको हमें यहां रखना है, उनको अरेंज करने का तरीका 4 फैक्टोरियल हो गया, बोलो। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं। और 2 फैक्टोरियल हो गया आर और एस को अरेंज करने का तरीका, मेरी बात सुनिए। तो ये टोटल सैंपल स्पेस दिखा सबको कि नहीं, बोलो। अरे हाँ या ना, मेरी बात समझे, मैंने क्या समझाया आपको, बोलो भाई। आर और एस ये 2 हो गए, इनके बीच में हमें 4 लेटर रखने हैं, हाँ या ना। अब ये पूरा एक सेट वेरी करेगा हर बार, तो इसको हमने टाइड अप कर दिया, तो ये कितने लेटर बन जाएंगे हमेशा, 6 बचे, 11 में से 5 लेटर ये हो गए, तो टोटल ये 6 ऑब्जेक्ट हो गए जिनको अरेंज करने का तरीका 6 फैक्टोरियल। अच्छा, अब इसके अंदर आओ, इसके अंदर इन 4 लेटर चाहिए, तो 9 में से कोई भी 4 लेटर सेलेक्ट करके पहले यहाँ रखोगे ना, उनको अरेंज करने का तरीका 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। अच्छा, आर और एस भी आपस में अरेंज हो गया 2 फैक्टोरियल, ये हो गया एनई। अब आप टोटल प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो वो एनएस बाई एन हो जाएगा, तो 6 फैक्टोरियल 9c4 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और होल डिवाइडेड बाई 11 फैक्टोरियल। इसी को सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आ रहा है, 6.55। 6/55, ये आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। क्या ये प्रोबेबिलिटी की चीज आपको समझ में आई, बोलो। यस सर। अब यहीं पे मैं आपसे पूछता, फाइंड प्रोबेबिलिटी इफ नंबर word starting from vowel, word
starting from vowel and end with consonant. बोलो, वॉवेल से स्टार्ट हो और कॉन्सोनेंट से एंड हो, तब टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अभी भी सैंपल स्पेस आपका सेम रहेगा कि नहीं, जल्दी बताओ। 11 फैक्टोरियल। अब इवेंट स्पेस क्या आएगा ये सोचो और हमें आंसर बताओ क्विक। वॉवेल से वर्ड स्टार्ट होना चाहिए, यानी पहले प्लेस को फिल करने के लिए वॉवेल यूज होगा, सेकंड प्लेस को फिल करने के लिए कॉन्सोनेंट यूज होगा, और बाकी प्लेस को फिल करने के लिए जो आपको चाहिए वो यूज होगा, और फिर आपको टोटल NS बाई एनी बाई NS करके आपको फाइनल आंसर लिखना है। तो एनी अब क्या होगा ये सोचो। तो अब आप क्या करोगे, टोटल वर्ड्स में से पहले वॉवेल और कॉन्सोनेंट अलग करोगे ना, बोलो। तो A E I E U A I O, टोटल कितने, 5 हैं शायद वॉवेल ना, पांचों, बोलो। तो 5 वॉवेल हैं और 6 कंसोनेंट हैं। क्या ये बात आप सभी को समझ में आती है, बताओ। तो पहले प्लेस को फिल करने के लिए 5 में से कोई भी एक वॉवेल आ जाएगा, लास्ट प्लेस को फिल करने के लिए 6 में से कोई भी कंसोनेंट आ जाएगा, 2 तो लेटर फिक्स हो गए। अब आपके पास 9 लेटर बचे, हाँ या ना, तो उन 9 लेटर्स को आप अरेंज कर दोगे। तो क्या ये इवेंट स्पेस आ जाएगा, बोलो भाई। तो अब आपके पास प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 5 इंटू 6 इंटू 9 फैक्टोरियल बाई 11 फैक्टोरियल। देखिए कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए, अरे हाँ या ना। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? यस सर। तो आंसर 3/11 आ रहा है, चेक करो जरा क्या सही लिख रहा हूं मैं। क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं, बस मुद्दे की बात मेरी ये समझाओ, क्या हमें क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, बोलो। यस सर। और ये समझ में आया कि कैसे हमने ये चीज अरेंज की। भाई पहले प्लेस पर एक वॉवेल रख दो, दूसरे प्लेस पर एक कंसोनेंट यहाँ पे, और बाकी बचे हुए 9 लेटर्स को आप अरेंज कर दो। देख लीजिए कोई कंफ्यूजन है तो। क्वेश्चन की लैंग्वेज ये कह रही है कि 5 डिफरेंट गेम्स है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है 4 चिल्ड्रंस में, और हर एक चिल्ड्रन कम से कम एक गेम खेले ही, यानी 5 ऑब्जेक्ट को 4 लोगों में डिवाइड करना है और सबको एक एक ऑब्जेक्ट मिले। तो कैसे डिवाइड करोगे, बोलो। 1 1 1 और किसी एक को 2 दे दो, बोलो। नहीं क्या, मेरी बात समझे कि नहीं? तो पहले तो टोटल सैंपल स्पेस बताओ कितना होगा, बोलो। 4 के पावर 5। पहले 4 की पावर 5, क्योंकि पहले चिल्ड्रन के पास कितने गेम होंगे, मतलब पहले गेम को 4 लोगों में डिवाइड करना है, दूसरे गेम को भी 4 लोगों में डिवाइड करना है, तीसरे गेम को भी 4 लोगों में डिवाइड करना है, चौथे गेम को भी 4 लोगों में डिवाइड करना है। तो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 की पावर 5। अच्छा, अब जो इवेंट स्पेस होगा वो क्या होगा, भाई एक एक गेम तो सबके पास होना चाहिए, और किसी एक के पास 2 गेम हो जाए, क्योंकि कम से कम एक गेम तो सबके पास होना ही चाहिए ना। तो 1 1 1 1, यानी आप 5 ऑब्जेक्ट को आपको 4 पार्ट में डिवाइड करना है। समझ रहे हो मेरी बात की नहीं? 1 1 1 और 2 गेम्स होने चाहिए। क्या ये बात ओके हो रही है? अब बताओ तो टोटल क्या हुआ, 5 फैक्टोरियल बाई 1 फैक्टोरियल का क्यूब इंटू 2 फैक्टोरियल। अच्छा, इसकी वजह से 3 फैक्टोरियल और आएगा। ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं, बोलो। 3 फैक्टोरियल कैसे? 3 फैक्टोरियल कैसे? अरे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया ना, भूल गया डिस्ट्रीब्यूशन। इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं तो उसका 3 फैक्टोरियल नहीं डिवाइड करते हैं, बताओ। यस सर, यस सर। और फिर इन ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो डिस्ट्रीब्यूशन में क्या मल्टीप्लाई होगा, 4 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल। ये समझे अलग से कैसे मल्टीप्लाई होगा, बोलो भाई। 4 ऑब्जेक्ट आपको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं जिसमें 3 सेम है और एक डिफरेंट है, याद आया? 3 सेम सर। और एक डिफरेंट को डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका 4 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल होता है, याद आया? तो ये हो गया डिवीजन, ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। मेरी बात समझ में आई? डिस्ट्रीब्यूशन में डिवीजन इनटू डिस्ट्रीब्यूशन ही करते हैं, याद आ रहा होगा सबको, बोलिए। तो ये हो गया टोटल इवेंट स्पेस। अब आप सीधा प्रोबेबिलिटी निकाल दो। तो प्रोबेबिलिटी आपकी क्या आएगी, बताओ मुझे। दैट इज NE/NS। देखो आंसर क्या आ रहा है, क्विक जल्दी मुझे सॉल्व करके बताओ, आंसर क्या आ रहा है आपका, मुझे सॉल्व करके बताइए आपका आंसर क्या आ रहा है। अच्छा, एक चीज और,
इसमें ये वाला 3 फैक्टोरियल नहीं होगा। ये वाला 3 फैक्टोरियल इसमें नहीं होगा। क्यों? एक चीज हमने इसमें नोटिस नहीं की ना, क्योंकि आपको सारे डिफरेंट गेम्स हैं, तो ये मतलब सॉरी, ये और ये सब डिफरेंट होंगे, तो इक्वल नहीं होंगे ना, तो सिर्फ 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई होगा। ये जो बाई 3 फैक्टोरियल वाली कंडीशन होती है तब आती है जब ये इक्वल ऑब्जेक्ट हो ना। बोलो भाई। तो अब आपके पास 4 डिफरेंट सेट है ना, और उनको डिवाइड करना है, तो उसमें सिर्फ 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई होगा। ओके, ये दूसरा वाला मेथड समझ में आया कि नहीं? ये इसी को लिखने का दूसरा तरीका है कि पहले 5 में से कोई एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके यहाँ रख दो, पहले चिल्ड्रन को दे दो, फिर 4 में से कोई एक दे के दूसरे को दे दो, फिर 3 में से कोई एक दे के तीसरे को दे दो, और फिर बचे हुए 2 जो ऑब्जेक्ट हैं वो किसी एक को दे दो, क्योंकि सबके पास कम से कम एक होना ही चाहिए। अच्छा, इन तीनों के पास इक्वल जा रहा है तो बाई 3 फैक्टोरियल कर देंगे इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और फिर उन 4 ऑब्जेक्ट को आपस में अरेंज कर दो चिल्ड्रंस में, तो वो हो जाएगा इंटू 4 फैक्टोरियल। भाई 4 अलग अलग ऑब्जेक्ट का सेट आ गया ना, एक ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट 2 ऑब्जेक्ट, उनको 4 पार्ट में डिवाइड करना है 4 लोगों में, तो इंटू 4 फैक्टोरियल। ये हो गया टोटल एनी, ये हो गया टोटल एनएस, डिवाइड करो आंसर आ गया। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? मुद्दे की बात समझाऊं क्या मैं? पहला सैंपल स्पेस तो आप मेरे हिसाब से सबने निकाल दिया होगा। भाई अगर हमें 5 डिजिट का नंबर बताना है और आपको 0 1 से लेके 9 तक सारी डिजिट यूज करनी है, तो टोटल आपके पास डिजिट जो है वो कितनी है? 10। पहले प्लेस को 9 तरीके से फिल करेंगे, बाकी सारे प्लेसेस को 10, तो टोटल सैंपल स्पेस तो 9 इंटू 10 की पावर 4 हो गया। ये सबको समझ में आया कि नहीं? अब हम आते हैं इवेंट के स्पेस पे। अच्छा, इवेंट में आपसे क्या कहा गया है कि जो ऑड प्लेस पे डिजिट है वो ऑड होनी चाहिए, जो इवन प्लेस की डिजिट है वो इवन होनी चाहिए। तो टोटल अगर आपके पास 5 डिजिट का नंबर है, तो ये वाली डिजिट कैसी होनी चाहिए भाई? ऑड। तो इसका मतलब हमारे पास टोटल कितनी ऑड डिजिट होंगी? 5। तो 5 में से कोई भी 3 डिजिट लो और यहाँ रख दो। अरे हाँ या ना, सोच के जवाब दो, कर दो। समझ में आया? अच्छा, अब बची आपके पास 2 डिजिट इवन वाली, बोलो। अब टोटल कितनी इवन डिजिट है आपके पास? बताओ। 5 इवेंट डिजिट है, उसमें से कोई 2 डिजिट लेके यहाँ अरेंज कर दो, तो आपके पास इवेंट की प्रोबेबिलिटी आ गई। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए। तो 5p3 इंटू 5p2 होल डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10 की पावर 4। देखिए कोई ऑप्शन है क्या? 5p2 5p3 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 4, यही आ रहा है मेरे हिसाब से। देखो बाकी लोगों को समझ में आया क्या हुआ और क्यों हुआ? बोलो भाई। यस सर। किसी को कोई डाउट या कंफ्यूजन हो तो बताओ मुझे। किसी को कोई भी डाउट या कंफ्यूजन आ रहा हो तो आप मुझे अपना आंसर बता सकते हैं, बोलिए हाँ या ना। कोई डाउट या इसमें कंफ्यूजन? 3 इवन भी तो हो सकते हैं। क्या बेटा, फिर से बोलो। जैसे नहीं 3 नहीं ऑड। नहीं, आपसे ये कहा गया है ना 3 इवन कैसे हो गया? 5 में से इवन और ऑड प्लेस देखो ना, ये डिजिट कहाँ है? ऑड प्लेसेस पे, तो ऑड प्लेसेस पे ऑड नंबर, ये इवन प्लेस हुए ना। अरे यार, फर्स्ट प्लेस, थर्ड प्लेस, फिफ्थ प्लेस, बोलो भाई। यस सेकंड और फोर्थ प्लेस, तो इवन और ऑड प्लेस की बात कर रहे हैं ना हम। नहीं समझे? समझ गए सर। आप समझ गए होगे मेरी बात, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ ना। बोलो। गुड। क्या करोगे बताओ भाई? आपको सिर्फ लास्ट 2 डिजिट पे फोकस करना है, तो सैंपल स्पेस आपके लिए क्या हो गया? जो डिजिट आपके पास हो गई वो क्या हो गई, बोलो। और द लास्ट 2 डिजिट आर डिफरेंट हो गया, तो जो आपके पास टोटल डिजिट है वो 0 1 2 से लेके 9 तक कुछ भी हो सकता है। तो एक डिजिट 10 तरीके से, एक तरीके 9 तरीके से। अच्छा, इवेंट स्पेस क्या हो गया? इवेंट स्पेस में क्या होने चाहिए कि लास्ट की 2 डिजिट जो है वो करेक्ट नंबर डायल हो। इसका मतलब लास्ट की 2 डिजिट करेक्ट होनी चाहिए, तो इसका मतलब इसको भी फिल करने का एक ही वे हो गया। तो टोटल जो इवेंट हो गई प्रोबेबिलिटी वो क्या हो गई? 1/90 हो गई कि नहीं? सोच के जवाब दो, एकदम आसान सा क्वेश्चन था। क्या ये बात आप सभी को समझ में आई? बोलो। नहीं समझे भाई? हमें सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट 7 में से लास्ट की 2 डिजिट अरेंज करनी, बस बाकी क्या हो रहा है वो तो सही भर ही रहा है, तो उनको फिल करने का एक तरीका हो गया। लास्ट में 2
इन 9 में से भाई इसको 10 तरीके से, इसको 9 तरीके से अटेम्प्ट ले सकता है। एक ही वे होगा जिसमें वो सही भर दे और उसको करेक्ट डायल करना है, इसका मतलब वो सही फिल करेगा तभी करेक्ट डायल कर पाएगा। तो आंसर सीधा 1/9 करने में अगर आप देखोगे तो 10 या 12 सेकंड लगेगा, उससे ज्यादा का टाइम लगेगा नहीं। क्या करेंगे बताइए? टोटल हमारे पास ऑब्जेक्ट कितने हैं? 7 है ना। 4 एप्पल्स हैं और 3 ऑरेंज हैं और इनको एक लाइन में आपको अरेंज करना है। तो टोटल वेज कितने हो गए बताओ? टोटल वेज कितने हो गए भाई? अरे सोचो यार जल्दी से। टोटल ऑब्जेक्ट आपके पास कितने हैं भाई? 7 हो गया। अच्छा इवेंट स्पेस आओ। इवेंट में आपको क्या करना है बोलो? 4 में से कोई भी 2 एप्पल आपको सिलेक्ट करने हैं, या मैं आपको और आसान समझाऊं भाई, बाउंड्री वाले दोनों को आप फिल कर दो, तो 4 और 3 कर दो। बोलो भाई, बाउंड्री वाले दोनों फिल कर दो। भाई एक्सट्रीम जो है वो किससे फिल होने चाहिए? सॉरी, ऑरेंज से फिल होने चाहिए। ऑरेंज आपके पास 3 है तो इधर को 3 तरीके से, इसको 2 तरीके से। अब ऑरेंज का काम हो गया खत्म। बोलिए भाई, बाकी सारे प्लेसेस को आपको फिल करना है, तो बाकी सारे प्लेसेस को फिल करने के तरीके क्या हो गए आपके पास? 5 फैक्टोरियल। तो जो प्रोबेबिलिटी आ गई वो क्या आ गई? 3 इंटू 2 इंटू 5 फैक्टोरियल बाई कितना? 7 फैक्टोरियल। सोच के बताइए क्या सही लिख रहा हूं? जब तक क्वेश्चन में लिखा ना हो तब तक हमेशा चीजें डिफरेंट होती हैं, ध्यान रखिएगा ये बात। टोटल आपके पास 20 नेचुरल नंबर्स हैं, तो 20 नेचुरल नंबर्स में होगा क्या? आपके पास 10 इवन होंगे और 10 ऑड होंगे। ये बात तो आपको समझ में आती होगी तुरंत। बोलिए। अब आपने 2 नंबर आपको लेना है और n1 प्लस n2 जो है, सपोज ए वाला पार्ट सॉल्व करें, n1 और n2 जो है वो ऑड हो जाना चाहिए सम। तो इसका मतलब एक नंबर ऑड हो और एक इवन हो। बोलो। यस सर। तो अगर हम सैंपल स्पेस आपसे पूछें तो सैंपल स्पेस 20 इंटू 20 होगा कि नहीं? भाई दोनों नंबर सेम ले सकते हैं, ऐसा तो नहीं कहा गया ना कि 2 डिफरेंट नंबर लेने। बोलो। तो सैंपल स्पेस पहला नंबर 20 वेज से ले सकते हो, दूसरा नंबर भी 20 वेज से ले सकते हो। नहीं 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 सॉरी, 20 में से कोई भी 2 नंबर रैंडमली सेलेक्ट करने ना, ऐसा है। सॉरी 20 में से कोई भी 2 नंबर आपको रैंडमली सेलेक्ट करने हैं, तो 20C2 हो गया बेसिकली। अब सही है ना भाई? 20 नंबर है, उसमें से कोई 2 नंबर आपको सेलेक्ट करने हैं, तो 20C2 हो गया ना। बोलो भाई, दोनों नंबर आप इक्वल नहीं ले सकते हो, 20 में से कोई 2 नंबर लोगे। समझ गए? अच्छा Yes, sir. अब आपसे पहले में इवेंट स्पेस क्या होगा? बोलो। सर 10C2 प्लस 10C2। ऑब्वियसली एक कोई और 10C1 इंटू 10C1। ध्यान दो, एक नंबर ऑड होना चाहिए, एक नंबर इवन, यानी एक इससे आना चाहिए, एक इससे आना चाहिए। नहीं समझे? बोलो। हमारे पास 2 सेट है ना, 10 इवन और 10 ऑड नंबर है। एक ऑड इवन नंबर इससे ले लो, एक ऑड नंबर इससे ले लो। अब इन दोनों का सम करोगे तो हमेशा ऑड आ जाएगा। बोलो भाई। तो पहला आंसर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ए क्या आ गया? 10 इंटू 10 बाई 20C2। अरे हाँ या ना? अच्छा बी वाला पार्ट देखो। बी वाले पार्ट में भी 2 नंबर आपको सेलेक्ट करने हैं और वो सम इवन होना चाहिए। ऐसा कब होगा बताओ? जब बोथ इवन हो या फिर बोथ कैसे हो? ऑड हो। अब क्या करोगे बताओ? बोलो। या तो आप क्या करो, 10 में से कोई 2 नंबर ले लो, हाँ या ना, या फिर आप इन 10 में से कोई 2 नंबर ले लो। बोलो। और दोनों को ऐड कर दो। यही आपका इवेंट स्पेस हो गया कि नहीं? हाँ या ना? तो प्रोबेबिलिटी सेकंड वाले ऑप्शन में क्या हो जाएगी? 10C2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 20C2। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए मुझे। तरीका समझे कि नहीं भाई? या तो सम इवन हो या सम ऑड हो, तो उसके हिसाब से आप 2 नंबर सेलेक्ट करके अरेंज करते चले जा रहे हैं। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। तो एक बार जरा लीप ईयर का कॉन्सेप्ट ही समझ लो। टोटल नॉर्मल जो ईयर होता है उसमें होते हैं 365 डेज। 365 डेज मतलब 52 वीक्स होते हैं, और एक्स्ट्रा में कितने दिन आते हैं इसमें? एक। और जो लीप ईयर होता है,
इसमें टोटल 366 डेज होते हैं, तो 52 वीक इसमें भी आते हैं और एक्स्ट्रा में 2 डेज आते हैं। ये बात समझ रहे हो कि नहीं? और हमें बात करनी है किसकी? लीप ईयर की। तो 52 वीक तो खत्म हो गए, अब हमारे पास एक्स्ट्रा 2 डेज आएंगे। बोलो अब वो 2 डेज क्या पहले क्या का हो सकते हैं? 2/7। पहले का आंसर 2/7 है, सही। अब एक्स्ट्रा जो सर 2 डेज दूसरे आएंगे का वो क्या? 3/7। पहले का बता रहे हैं भाई 2/7, दूसरे का बता रहे हैं 3/7। चलो तीसरा भी सोच ही लो, फिर मैं बताऊं। सर तीसरा 1/7। तीसरा बता रहे हैं भाई 1/7। नहीं नहीं, एक मिनट सर, सिर्फ में 52 संडे लिखा हुआ है। दिखा कि नहीं सबको? लास्ट के जो 2 दिन हैं उनको अरेंज करने के तरीके कितने हो गए? 7 वेज। ये बात समझ में आती है कि नहीं? बोलो। ये टोटल वेज हो गए। अब इसमें 2 संडे होने चाहिए, तो जो टोटल सैंपल स्पेस आ गया वो 7 आ गया। अब इवेंट स्पेस देखो, ये हम ए वाला अभी सॉल्व कर रहे हैं। 2 संडे चाहिए, तो 2 संडे एक यहाँ आ सकता है, एक संडे यहाँ आ सकता है। बोलो अरे हाँ या ना? बोलो भाई। यस सर। कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। नो सर। एक सेकंड, ये सैटरडे और ये संडे, तो यहाँ भी जरा संडे लिख दो। हाँ, तो 2 ही वेज आ सकते हैं, यानी सैंपल स्पेस 2 हो गया, तो पहले की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 2/7। ये तो सही है। सेकंड वाला सोचो जरा। बी में कहा गया है कि संडे और मंडे होने चाहिए। 53 या तो संडे हो या मंडे हो। 53 या तो संडे हो या मंडे हो। बोलो सही ना? अब देखो वैसे तो ये केस क्या है, मैं समझा देता हूँ। इसमें एक्चुअल में वो वाली थ्योरम लगेगी, ए यूनियन बी वाली, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए का मतलब हो गया 53 संडे, ध्यान देना। बी का मतलब हो गया 53 मंडे। बोलो, तो अगर ए की प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो वो 2/7 आती है, बी की प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो वो भी 2/7 आती है, क्योंकि सबके 2-2 केस ही हैं। और अगर ए इंटरसेक्शन बी निकालोगे तो इसका मतलब संडे एंड मंडे, और संडे और मंडे का सिर्फ एक केस आता है, तो 1/7 आता है। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या हो गया? ए यूनियन बी का मतलब यही तो हो गया आपके हिसाब से। बोलो कि भाई या तो संडे हो 53 संडे हो, या फिर 53 मंडे हो। बोलो भाई, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 2/7 प्लस 2/7 माइनस 1/7, दैट इज 3/7। ये है। अब इसके बारे में डिटेल आगे करेंगे, ये कहाँ से थ्योरम आती है और ये सेट थ्योरी में क्यों लगता है, बात समझ में आई? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ संडे और मंडे का केस सबको समझ में आया कि नहीं? बोलो, बोलिए। अब बताओ 52 संडे और मंडे का क्या होगा? सी 52 संडे एंड मंडे, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 52 ही होने चाहिए, यानी जो लास्ट के 2 डे हैं, यानी लास्ट 2 डेज जो हैं वो नाइदर संडे नॉर मंडे। क्या ये बात आप सभी को समझ में आती है? बताओ। जो लास्ट के 2 डेज हैं वो नाइदर संडे नॉर मंडे होने चाहिए। तो अब इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बताओ? बोलिए, बोलो भाई। तो टोटल में से इस बात को माइनस कर दो। चलो अब ये तो टोटल वही वाली बात आ गई, टोटल हटाओ ना वर्ड, सीधा नाइदर देखते हैं। तो नाइदर वाले टोटल केस कितने हुए? संडे मंडे का एक केस हटा दो। बोलिए, बाकी सारे केस काउंट कर लो, कितने आएंगे बताओ? बोलिए 1 2 3 4, बोलो भाई 5 केस। देख लो सब लोग आराम से, कोई डाउट या कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। नहीं समझे? 4/7 आ गया। अरे बोलो भाई। समझ अरे गए। हाँ या चलिए अब ये वाला करो जरा। फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी इफ पेयर ऑफ डाइज इज थ्रोन एंड गेटिंग टोटल कितना? 10।
गेटिंग टोटल 6, गेटिंग टोटल विच इज प्राइम एंड लार्जेस्ट नंबर इज 4। क्या चाहते हो बताओ, बोलिए। अगर मैं आपसे सैंपल स्पेस पूछूं तो डो डाइस थ्रो करोगे तो टोटल 36 वेज हो सकते हैं। पहली टाइप में 1 से 6 तक कुछ भी आ सकता है, दूसरे पे भी 1 से 6 तक आ सकता है। अगर मैं ए की बात करूं कि सम जो है, यानी कि पहली डाइस पे n1 आया, दूसरी डाइस पे n2 आया और यो सम 10 आना चाहिए। देख लो सब लोग। तो इसको याद है, इसको करने का तरीका क्या पढ़ा था? कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 10 आप निकालेंगे किस में? x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 5 प्लस एक्स की पावर 6 के स्क्वायर में। याद आ रहा होगा सभी को, बोलो भाई। तो एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स की पावर 6 का होल स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर और 1 माइनस एक्स की पावर -2 आ जाएगा। तो टोटल सम 10 लाने के तरीके कितने हो गए? जब यहाँ से एक्स स्क्वायर 2 लोगे तो एक्स की पावर 4 का कोफिशिएंट लोगे, और 4 का कोफिशिएंट लिखने का तरीका 2 + 4 -1 C4 माइनस अगली बार एक्स की पावर 6 खुद आ जाएगा, हाँ या ना? तो फिर आगे कोई कोफिशिएंट आएगा नहीं, तो टोटल आंसर यहीं से कितना आ जाएगा? 5C4। बोलो भाई। तो ये टोटल 5 वेज होंगे कि नहीं, जिसमें सम हम क्या ला सकते हैं? 10। सोच के देखो, क्या ये मेथड क्लियर हुआ? अच्छा, इसी को आप ऐसे भी सोच सकते थे भाई, 10 लाने के लिए आपको क्या चाहिए? अगर आप यहाँ 4 लोगे तो एक 6 लोगे, बोलो। 5 लोगे तो अगली वाले में भी 5 आना चाहिए, हाँ या ना? फिर यहाँ 6 लोगे तो यहाँ 4 आना चाहिए। और कोई तरीका आपके पास हो सकता है? सोचो, अरे बोलो भाई। नो सर। दिमाग में और कोई तरीका आ रहा है क्या सम 10 लाने का? लेकिन एक सेकंड, कोफिशिएंट x की पावर 10 आना चाहिए ना, तो 2 ले लिया तो 8 का कोफिशिएंट लोगे ना यार। ओह, गड़बड़ कर दिया मैंने। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 10 लेना है भाई यहाँ से, नहीं क्या? तो इसका मतलब 2 यहाँ से बाहर आ गया, तो अंदर से किसका कोफिशिएंट निकालोगे? 8 का। तो 8 + 2 - 1 C8। और अगली बार क्या करोगे? 2 x की पावर 6 और 2 आ गया, अब आप अंदर से 2 का कोफिशिएंट निकालोगे, तो 2 + 2 - 1 C2, ये आंसर आएगा एग्जैक्ट। तो ये हो जाएगा 8 2 10 - 1 9 C8 - 2 इंटू कितना? 3C2। तो टोटल 9 C8 हो गया 9, और ये 3 × 6, तो टोटल 3 वेज आएगा। हाँ, अब सही है। दिखा कि नहीं सबको? और अगर आप ऐसे काउंट करते तो भी आपका 3 वेज आ जाता। दिखा कि नहीं? तो पहली वाली प्रोबेबिलिटी का आंसर कितना आ जाएगा बताओ, बोलो। 3 वेज हो गया टोटल, 36 ही हो गया। 1/12 आ रहा है कि नहीं, बोलो। दोनों तरीके हैं, आप चाहो तो ऐसे लिख लो तब भी 3 वेज, चाहो तो कोफिशिएंट से लिख लो तब भी 3 वेज। क्या ये मेरी पूरी बात समझ में आ रही है, बताओ, बोलो भाई। अच्छा, आप सम गेटिंग 6 का क्या लिखोगे, बोलो? बी। सम गेटिंग अ टोटल 6, हाँ। सम गेटिंग 6 का आंसर बोलो। 5/36 बता रहे हैं भाई। यस सर। 5/36। 6 में क्या क्या हो सकता है? 1 के साथ 4, ऐसा? 2 के उनके साथ साथ 3। 5 सर, 1 के साथ 5। अच्छा, 1 के साथ 5, ओह सॉरी। 2 के साथ 4, बोलो। यस। फिर 3 के साथ 3। 3। 4 के साथ तो ये रिपीट कर जाएगा, ये तो ये दो तरीके से, और ये एक, तो टोटल कितने हो गए? 5 वेज। अरे हाँ या ना? तो 5/36 हो गया, वेरी गुड। कोफिशिएंट से भी कर सकते थे। अब बताओ, गेटिंग टोटल प्राइम, सी वर्ड बोलो। गेटिंग अ टोटल विच इज प्राइम, गेटिंग टोटल विच इज प्राइम, हाँ भाई। अब आपको प्राइम टोटल चाहिए। प्राइम का मतलब सम क्या क्या होना चाहिए, बोलो? 1 3 5 7 11, हाँ या ना? बोलो भाई। सम या तो 1 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 7 होना चाहिए, 11 होना चाहिए। उसके अलावा और कोई सम हो सकता है? सोच के जरा जवाब देना। कितनी हो गई? 0। 3 सम होने की पॉसिबिलिटी 1 2 2 1, यस सर। 2 वेज हुए कि नहीं? 5 Yes, सम sir. होने की पॉसिबिलिटी, 5 सम होने की पॉसिबिलिटी
दो वे मतलब 2 सम आएगा तो 1 2 एंड 2 1। 5 सम कैसे हो सकता है? 1 के साथ 4, 2 के साथ 3, फिर 3 के साथ 2 और 4 1 4 के साथ 4 वेज आ गया। 7 होने की पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है? 1 के साथ 6, 2 के साथ 5, हाँ 3 3 के साथ 4, और यही रिपीट कर जाए। 6 वेज होगा कि नहीं, सोच के जवाब देना। 4। यस सर। बोलो भाई। 4 के साथ 3 आ जाए, 5 के साथ ये 2 आ जाए और 6 के साथ ये 1 आ जाए। अच्छा 11 सम कैसे कैसे हो सकता है? सर बोलो। 5 6 6 5। 5 के साथ 6 हो जाए और 6 के साथ 5 हो जाए, ये दो तरीके से हो सकता है। हाँ भाई, कोई कुछ कहना चाह रहा था, बताओ। सर 2 भी तो प्राइम नंबर होता है। 1 हाँ कॉमा सॉरी, एक 2 भी हो सकता है, तो उसको करने का एक वे हो गया, ठीक है ना। 2 करने का एक वे हो गया, 1 और 1। तो टोटल जो इवेंट स्पेस आ गया वो कितना आ गया, बताओ। 15 1 + 2 + 4 + 6 + 2, हाँ या ना? 15। और तो टोटल प्रोबेबिलिटी आपकी कितनी आ गई? 15/36। क्या ये बात आप सभी को समझ में आ रही है? बस मुद्दे की बात ये समझाओ। बोलो। सब में आप इतना कंफ्यूज मत होना। अब मैं आपको एक शॉर्ट टेक्निक यहाँ दिए दे रहा हूँ। जैसे 2 डाइस थ्रो किए गए, ठीक है ना। तो अगर उनका सम, जैसे सम अगर 0 आए तो 0 आने के कितने तरीके होते हैं? सॉरी 1 आए, 1 आने के कितने तरीके होते हैं? 0 वेज, ठीक है। 2 आने के कितने तरीके होते हैं? 1 वेज। 3 आने के 2 वेज, सही है। 4 आने के कितने तरीके होते हैं? 3 वेज। 5 आने के 4 वेज, ठीक है। बोलो भाई। 6 आने के 5 वेज। 7 आने के 6 वेज, ठीक है ना। 8 आने के भी 6 वेज होते हैं। 9 आने के भी 9 10 11 एंड 12 ऐसे रिपीट करते। एक बार जरा ये सम करो, जरा रुको, इसका एक कॉन्सेप्ट में बना देता हूँ। सम अगर 2 आएगा तो क्या क्या हो सकता है? 1 और 1। सम अगर 3 आएगा तो 1 2 एंड 2 1। बोलो भाई। सम अगर 4 आएगा तो 1 3, फिर 2 1 और 3 1। बोलो यार। 2 2 2, हाँ। सम अगर 5 आएगा तो क्या क्या हो सकता है? सम अगर 5 आएगा तो अभी आपने लिखा था ना, 1 2 4 2 3 3 2 और 4 1 फिर 4 1। 6 आएगा तो क्या क्या हो सकता है? 1 5 2 4 3 3 4 2 और 5 1। यही तो होगा। अच्छा यहाँ से जैसे ही हम क्या लाएंगे? 7 लाएंगे तो क्या क्या हो सकता है? 1 के साथ 6, 2 के साथ 5, 3 के साथ 4, 4 के साथ 3, बोलो 5 के साथ 2 और 6 के साथ 1। देखो जरा सही लिख रहा हूँ मैं। 8 लाओगे तो क्या करोगे? 2 के साथ 6, 1 के साथ तो कुछ आएगा नहीं, 3 के साथ 5, 4 के साथ 4, फिर 5 के साथ 3 और 6 के साथ कितना आएगा? 2। बोलो 7, फिर 9 सम लाओगे तो कितना आएगा? 3, 6 के साथ 3। बोलो एक बार लिख लो, क्योंकि इसके बाद अभी हम एक शॉर्ट कॉन्सेप्ट बना देंगे तो आपको अभी बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस वो चीज ध्यान रखिएगा, सम में तुरंत इसके बाद आंसर लिख दीजिएगा। और इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। 3 के साथ 6, 4 के साथ कितना आएगा? 5 5, और 5 के साथ 4 आएगा और 6 का 3 6 के साथ 3 आएगा, और तो कुछ आएगा नहीं। 10 सम कैसे लाओगे? 4 के साथ 6 लाओगे, 5 के साथ 5 लाओगे और 4 के साथ 6 ही ले आओगे। 11 सम कैसे लाओगे? 5 के साथ 6 लाओगे और 6 के साथ 5 लाओगे। 12 सम कैसे लाओगे? 6 के साथ 6 लाओगे। अब ध्यान से देखो, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 दिखा कि नहीं? बताओ भाई। ये समझ में आया टेक्निक मैंने क्या बोला? तो अगर आप 2 डाइस थ्रो कर रहे हो, सही है ना, और उनका सम 1 आया तो 1 आने के कितने वेज होंगे? बोलो। अगर उनका सम 1 आया तो कितने वेज होंगे?
जीरो वेज। ये तो ओके हो गया सबको। अब अगर उसका सम 2 आया, सही है, उसका सम 2 आया, यहाँ लिख दो, सम, और यहाँ पे लिख दो वेज। तो अगर उसका सम 2 आया तो कितने वेज होते हैं? 1 वे। अगर उसका सम 3 आया तो कितने वे होते हैं? 2 वे। उसका सम 4 आया तो कितने वे होते हैं? 3 वे। 5 आया तो 4 वे, ठीक है। 6 आया तो 5 वे। 7 सम आया तो 6 वे। अब जैसे उसका सम क्या आया? 8 आया तो भी कितने वे होते हैं? 5, 9, 10, 11 एंड 12। ये ध्यान रखिएगा। क्या ये टेबल आपको समझ में आती है? बताओ, बोलो, क्या Yes. ये टेबल हमें समझ में आ रही है? हाँ या ना, बोलो। तो इस टेबल को आप आराम से बना लीजिए और एकदम अब अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। 0 और 7, 0 लाने का, सॉरी 1 और 7, हाँ ना, 0 1, 1 सम लाने के कितने वेज आते हैं? 0, ठीक है ना। 2, 3, 4, 5, 6 और 7। देख लीजिए, टेबल आराम से बना लीजिए। क्या है टेबल आप सभी को समझ में आई? अब एकदम सेट रखिएगा दिमाग में, जहां आपको जैसे मिले बस ये नंबरिंग बना के सीधा आप आराम से निकाल लीजिएगा। बोलो। अब जैसे आपसे कहते हैं सम इवन आना चाहिए, तो उसकी टोटल पॉसिबिलिटी क्या होगी? सम इवन आना चाहिए तो उसकी टोटल पॉसिबिलिटी क्या होगी? अब इस टेबल में ध्यान से देखना, इवन सम आने की पॉसिबिलिटी सेम होती है, हाँ या ना। इवन सम आने की पॉसिबिलिटी ऑड है कि नहीं? बोलो भाई, बोलो। इवन सम आने की पॉसिबिलिटी ऑड नंबर 1, 3, 5 है कि नहीं? बताओ मुझे। Yes, sir. ऑड सम आने की पॉसिबिलिटी क्या है? इवन 2, 4, 6। बोलो भाई। अब इस टेबल से आपको जो चाहिए, प्राइम 1, 2, 3, 5, ठीक है ना। 5, 1, 2, 3, 5, 7, 11 सारे नंबर ऑफ वेज काउंट करके ऐड कर दो, सही है ना। अब आपसे कहा गया सम जो है डिविजिबल बाय 2 होना चाहिए। 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐड कर दो। सम डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए। 3, 6, 9, 12 ऐड कर दो वेज। बोलो भाई, सारी पॉसिबिलिटी काउंट हो गई कि नहीं हो गई? बताओ, कोई डाउट या कंफ्यूजन? तो बस ये टेबल ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 डाइज आप थ्रो करते हैं तो उनका सम जो है वो 1, 2, 3 कुछ भी आए तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या होती है? बोलिए। क्या है टेबल? अब आप समझ गए? बोलिए। इंपॉर्टेंट है टेबल, जैसा आएगा उसके हिसाब से आप तुरंत 1, 4। तो टोटल 4, 1, सैंपल 2, स्पेस 4। तो अभी 36 ही हो गया, Yes, हाँ sir. या ना। Yes, sir. अब आपको लार्जर नंबर 4 चाहिए, तो इसका मतलब जो इवेंट स्पेस हुआ उसमें एक नंबर तो एक डिजिट में तो 4 आना ही चाहिए। बोलो। तो 4 किसी एक डिजिट में आ जाए, और दूसरी डिजिट में क्या क्या आ सकता है? सोचो। 1, 2, 3, हाँ या ना? बोलो Yes. भाई। Yes, sir. तो टोटल वेज कितने हो गए? 1 into 3, बोलिए। और ये दोनों डिजिट आपस में अरेंज हो सकते हैं 2 फैक्टोरियल वेज से। तो टोटल जो आंसर आया वो कितना आ गया? हाँ भाई, टोटल क्वेश्चन आपके सामने आएंगे तो आप टोटल आंसर हर बार निकाल लिया करेंगे। तो टोटल आंसर आ गया 1/6, ये सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। समझ में आया? तो ये टेबल ध्यान रखिएगा, इस टेबल का यूज कई बार हो जाता है, और उसके हिसाब से अगर मान लो इन जनरल कोई पूछ लेगा तो कोफिशिएंट निकालने का जनरल तरीका है, बट ये टेबल अगर आपके दिमाग में है तो आप तुरंत चीजें जल्दी जल्दी कर लोगे। कैसी भी सिचुएशन सम से रिलेटेड आएगी 2 डाइस पे, तो ये टेबल थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। इसका यूज आप हर बार कर लिया करिए, वो प्रोबेबिलिटी बाय यूजिंग सेट थ्योरी हो। तो ऑब्वियसली ये तो सिंपल सी बात हो गई ना, कि अगर आपके पास टोटल सैंपल स्पेस एस है, उसमें कोई इवेंट ई ऑकर हो रहा है, ए ऑकर हो रहा है, तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होती है, किसी भी इवेंट के ऑकर होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है, वो ई का बाई एन एस होता है, यानी इवेंट का सैंपल स्पेस बाई टोटल स्पेस।
तो अगर ए और बी दो इवेंट है आपके सामने सैंपल स्पेस के अंदर, तो ए यूनियन बी का मतलब एटलीस्ट वन ऑकर, या तो ए ऑकर हो या बी ऑकर हो। ए इंटरसेक्शन का मतलब बोथ ऑकरेंस, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब हुआ नॉन ऑकरेंस ऑफ ए, यानी टोटल में से ए माइनस कर दो। ए इंटरसेक्शन ए डैश यूनियन बी डैश मतलब नाइदर ए नॉर बी, यानी टोटल में से ए और बी के ऑकर होने की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दो। ए इज सबसेट ऑफ बी मतलब ऑकरेंस ऑफ बी इन इंप्लाइज की जो ए का ऑकरेंस है वो बी के ही सैंपल स्पेस में, मतलब अगर ए बी ऑकर हो रहा है तो ए ऑलरेडी ऑकर हो जा रहा है, इसका मतलब ये हो गया। अब ये तो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम हो गई। अगर आप यहीं से सैंपल स्पेस के हिसाब से चलो तो आप ये तो कहोगे ही ना कि एन ए यूनियन बी जो है वो एन ए प्लस एन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होगा। पूरे को आप एन एस से ही डिवाइड कर दो उठा के, तो बाई एन एस, यहाँ भी आप इसको डिवाइड करोगे बाई एन एस, यहाँ भी आप इसको डिवाइड करोगे एन एस, तो यही वाली प्रोबेबिलिटी थ्योरम आ जाएगी ना, पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी। तो पी ए डैश का मतलब टोटल में से ए के ऑकरेंस को माइनस कर दो। ओनली ए का मतलब क्या हुआ, पी ए में से ए और बी के कॉमन वाले पोर्शन को हटा दो। ये सारी चीजें सेट थ्योरी की तरह चलती हैं एकदम एग्जैक्टली। ए और बी का मतलब क्या हुआ, ये वाला स्पेस और ये वाला स्पेस, मतलब पी ए यूनियन बी में से, मतलब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, पी ए यूनियन बी में से आप माइनस कर दो पी ए इंटरसेक्शन बी। एटमोस्ट का मतलब हुआ नाइदर ए नॉर बी, मतलब टोटल में से आप क्या माइनस कर दो, ए एंड बी। और नन ऑफ ए एंड बी का मतलब क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, मतलब टोटल में से आप माइनस कर दो पी ए यूनियन बी। ये ध्यान रखिएगा रूल, नाइदर ए मतलब टोटल में से ए माइनस करो, ओनली ए मतलब ए में से ए और बी का कॉमन माइनस करो, एटलीस्ट ए और बी मतलब ए यूनियन बी, सही है ना। एग्जैक्टली ए एंड बी ऑकर, मतलब या तो ए ऑकर तो बी ऑकर नहीं, या बी ऑकर तो ए ऑकर नहीं। एटमोस्ट ए एंड बी मतलब टोटल में से आप माइनस कर दो ए और बी नहीं। नाइदर ए नॉर बी मतलब टोटल में से ऑकर कर दो ए और बी। बात समझ में आ रही है कि नहीं, ये बताओ, ये बात समझ में आ रही है। और ये इंपॉर्टेंट है, ये सारे रूल, इनका यूज आप कई जगह कई बार करेंगे, और ये सब चीजें एकदम सेट थ्योरी से लिंक होती हैं। समझ में आया। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करती है। भाई 0 का मतलब, अगर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ, इवेंट डज नॉट ऑकर। मेरी बात समझ में आ रही है। और अगर उसकी प्रोबेबिलिटी 1 है तो इसका मतलब इवेंट ऑकर्स इन टोटल सैंपल स्पेस। मतलब टोटल सैंपल स्पेस में वो इवेंट ऑकर हो गया है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो अगर वो टोटल सैंपल स्पेस में ऑकर हो गया तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1। और अगर वो इवेंट ऑकर ही नहीं हो रहा तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो गई। जैसे हमने 2 डाइस थ्रो किए थे, हाँ या ना बोलिए, हमने 2 डाइस थ्रो किए, उसका सम 1 आए तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो गई। बोलो भाई। और उसका सम 1 2 3 4 5 6 से लेके मतलब 6 7 तक कुछ भी आ जाए तो उस बात की प्रोबेबिलिटी टोटल प्रोबेबिलिटी हो गई, तो 36/36 1 हो गया। तो ये दो चीजें ध्यान रखिएगा कि प्रोबेबिलिटी की जो किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम 1 हो सकती है। 1 से बड़ी प्रोबेबिलिटी कभी नहीं हो सकती, क्योंकि एनएस कभी एनई से बड़ा नहीं हो सकता। भाई एनएस जो है वो हमेशा ग्रेटर होगा किससे, एनई से। वो कभी, भाई सैंपल स्पेस में जो चीजें सैंपल स्पेस में अगर कोई इवेंट ऑकर हो रहा होगा तो ऑब्वियसली वो इससे बड़ा तो रीजन नहीं ले सकता ना। तो इसीलिए जो प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की आएगी वो हमेशा 1 से छोटी आ जाएगी। और अगर ये इस सैंपल स्पेस में हो ही ना तो बात ही खत्म हो जाती है। समझ रहे हो कि नहीं भाई। सारा कुछ सेट थ्योरी के टाइम पे आपने पढ़ा है, तो ये सब कुछ सेट थ्योरी से रिलेट कर रहा है एकदम। अब जैसे 3 सेट आ जाएं, ऑकरेंस ऑफ ए बी और सी एटलीस्ट 1, तो वही हो गया ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ए की प्रोबेबिलिटी, बी की प्रोबेबिलिटी, सी की प्रोबेबिलिटी, और उसमें से ए और बी के होने की प्रोबेबिलिटी हटा दो, बी और सी के होने की प्रोबेबिलिटी हटा दो, और सी और ए के होने की प्रोबेबिलिटी हटा दो, और इसके बाद ए बी सी के होने की प्रोबेबिलिटी ऐड कर दो।
नहीं समझ रहे हो मेरी बात? बोलो, क्या ये बात आप समझ पा रहे हो? एग्जैक्टली वन, जैसे एटलीस्ट वन का मतलब ए यूनियन बी यूनियन सी हो गया। एग्जैक्टली वन का मतलब ये और ये एग्जैक्टली वन यही हुआ ना। तो आप क्या करोगे एग्जैक्टली वन होने के लिए? ये पूरा लोगे, इसमें से ये और ये हटाओगे, फिर ये पूरा लोगे, इसमें से ये और ये हटाओगे, फिर ये पूरा लोगे, इसमें से ये और ये हटाओगे। तो एग्जैक्टली वन में क्या होगा बोलो? जैसे अगर मैं आपसे 3 के सेट में एग्जैक्टली वन पूछूं, चलो मैं लिख ही देता हूं। जैसे आपने कहा ये 3 का सेट है, ठीक है ना भाई? ए सेट थ्योरी है सिंपल सी, बी एंड सी, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, और ये सैंपल स्पेस। तो अगर आपसे कहा गया एटलीस्ट वन ऑफ ए बी और सी, तो आप आंसर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। तो इसका मतलब हो जाएगा ए की प्रोबेबिलिटी, बी की प्रोबेबिलिटी, सी की प्रोबेबिलिटी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी एंड ए और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी एंड सी। ये पहला हो गया। अच्छा, यहीं पे मैं आपसे पूछूं कि प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली ए होने की प्रोबेबिलिटी, तो ए की प्रोबेबिलिटी में ए और बी होने की प्रोबेबिलिटी, ए और सी होने की प्रोबेबिलिटी हटा दो और इसमें ए बी सी की प्रोबेबिलिटी ऐड कर दो। सोचो कैसे भाई? एग्जैक्टली का मतलब हमें ये वाला सैंपल स्पेस चाहिए, हाँ या ना? यानी कि हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए ए होना चाहिए, बी और सी नहीं होना चाहिए। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी ये हो गई। तो यानी कि हम क्या करें, ए के होने की टोटल प्रोबेबिलिटी में से ए और बी के होने की प्रोबेबिलिटी हटा दें, बी और सी के होने की ए और सी के होने की प्रोबेबिलिटी हटा दें। तो ये चीज 2 बार हट गई, इसको 1 बार ऐड कर दो। क्या है मेरी बात समझ में आ रही? अच्छा, यहीं पे अगर हमसे पूछा जाए प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली ए बी एंड सी, मतलब एग्जैक्टली वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन ऑकर्स, मतलब कोई भी एक ऑकर्स, मतलब प्रोबेबिलिटी हो कि एग्जैक्टली क्या करो ए बी एंड सी, एग्जैक्टली वन ए बी एंड सी। तो यानी प्रोबेबिलिटी चाहिए ए ऑकर हो, बी और सी ऑकर ना हो। फिर प्रोबेबिलिटी चाहिए कि ए ऑकर ना हो, बी ऑकर हो और सी ऑकर ना हो, या प्रोबेबिलिटी चाहिए ए ऑकर हो, बी ए और बी ऑकर ना हो, सी ऑकर हो। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी होती है पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। इसमें से 2 टाइम्स ऑफ पी ए और बी का कॉमन हटाते हैं, 2 टाइम्स ऑफ पी में से ए और सी का कॉमन हटाते हैं, 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी बी और सी का कॉमन हटाते हैं और इसमें 3 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ऐड कर देते हैं। क्या ये सभी बात सेट थ्योरी से लिंक कर पा रहे हैं आप सभी लोग? बोलिए। सेट थ्योरी में मतलब अब आपने जितना पढ़ा। अच्छा, यहीं पे आपसे पूछ ले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑल ए बी एंड सी, तो आप क्या लिखोगे बोलो? ऑल ए बी एंड सी, तो क्या करोगे बताओ? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। बोलिए। यहीं पे मैं आपसे पूछूं प्रोबेबिलिटी नाइदर ए नॉट, मतलब नाइदर ऑफ ए बी एंड सी, नाइदर ऑफ ए बी एंड सी, तो क्या करोगे? मतलब अब हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ना तो ए हो, ना बी हो, ना ही सी हो। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बताओ? टोटल में से हम क्या माइनस कर दें? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी सी में से कोई भी एक ऑकर हो जाए। तो ये सारी चीजें हम सेट थ्योरी से ही रिलेट कर रहे हैं। बोलो भाई, अरे हाँ या ना? अब जैसे किसी इवेंट ए के होने की प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में ही होगी, बी के होने की प्रोबेबिलिटी भी 0 से 1 के बीच में ही होगी, होगी कि नहीं होगी? और सी के होने की प्रोबेबिलिटी भी 0 से 1 के बीच में ही होगी। ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं? अच्छा, अब अगर सेट थ्योरी के हिसाब से ही चलो, मान लो एक सैंपल स्पेस में, एक सैंपल स्पेस है, उसमें 2 इवेंट ए और बी हो रहे हैं। ध्यान दीजिएगा जरा, 2 इवेंट ए और बी हो रहे हैं, ठीक है?
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की मैक्स वैल्यू क्या होगी? वो सैंपल स्पेस के बराबर हो जाएगी, यानी इसकी मैक्स वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगी। अरे हाँ या ना? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी मतलब पूरे सैंपल स्पेस में ऑकर हो जाए तो वो क्या हो जाएगी? 1। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की मिन वैल्यू क्या होगी? मिनिमम होगी, दैट इज ए और बी दोनों अलग अलग ऑकर हो जाएं, वो भी तब ऑकर हो जब ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। बोलो, क्या ये बात आप सभी को समझ में आती है? मुद्दे की बात समझाओ मुझे। बोलो भाई, क्या ये बात हम सभी को समझ में आई? बताओ। यस सर। अब ऐसे ही मैं पूछूं कि दोनों इवेंट होने हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की मैक्स वैल्यू क्या हो सकती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की मैक्स वैल्यू क्या हो सकती है? बोलो, ए इंटरसेक्शन बी की मैक्स वैल्यू क्या हो सकती है? मैक्स कितना मैक्स जा सकता है? तो मैक्स वैल्यू क्या होगी? मिनिमम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगी कि नहीं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी में जो मिनिमम होगा वही ए इंटरसेक्शन बी का मैक्स वैल्यू हो सकता है कि नहीं? सोचो, ऐसा कब होगा? ऐसा कब होगा? जब ऑब्वियसली मान लो कि दोनों में से कोई एक इवेंट जो हो वो उसी बॉक्स के अंदर ऑकर कर जाए। जैसे ये ए है, ये बी इसी के अंदर आ जाए, मतलब बी जो हो वो ए का सबसेट हो जाए। बोलिए भाई, नहीं समझे मेरी बात? तो मिनिमम वैल्यू और कॉमन एलिमेंट बी आ जाएंगे ना, क्योंकि सैंपल स्पेस में दोनों इवेंट हो रहे हैं। 2 event A and B occurs in sample space S. 2 event A and B occurs in sample space S. तब ये सारी चीजें हैं। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हो? बोलो। और ये सारा कॉन्सेप्ट सेट थ्योरी से ही रिलेट कर रहा है कि नहीं? मुद्दे की बात ये समझाओ। इसमें से अभी मैंने आपको जितनी चीजें बताई उसमें से कोई चीज ऐसी बताई जो सेट थ्योरी से रिलेट ना कर रही हो? बताओ। ये जितना भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हैं सब कुछ सेट थ्योरी से रिलेट कर रहा है कि नहीं? बोलो, बोलिए भाई। तो सेट थ्योरी में जितनी चीजें आपने पढ़ी हैं वो सब आप यहाँ कर सकते हैं, क्योंकि सेट थ्योरी के हिसाब से आप एलिमेंट्स में रिलेशन लिख सकते हैं। उसमें आप जैसे ही सैंपल स्पेस से डिवाइड करेंगे वो प्रोबेबिलिटी बन जाएगी, और उसी के हिसाब से आपने सारे स्टेटमेंट उठा के लिख दिए। एग्जैक्टली 1, एग्जैक्टली 2, जो भी आपको चाहिए वो आप सीधा सीधा स्टेटमेंट बना। ए प्लस पी भी नहीं हो सकती, जो उनका कॉमन एलिमेंट है ना वो उसी के बराबर आ जाए, मतलब कि जो मैक्स वैल्यू है वो कितनी जा सकती है? वो तो 1 जा सकती है, कि टोटल सैंपल स्पेस कवर कर ले, है कि नहीं? तो मिन वैल्यू उसकी कितनी होगी? ये होगी मैक्सिमम ऑफ पी ए एंड पी बी। और ये कब ऑकर होगा? तब ऑकर होगा जब एक सैंपल स्पेस दूसरे के ही अंदर आ जाए, मतलब दोनों इवेंट क्या हो जाए? एक दूसरे पे अंदर आ जाए। तो ऑब्वियसली दोनों में से जो स्पेस कैसा होगा? ऐसा हो जाए, ए और बी। तो जो स्पेस बड़ा होगा वही तो मैक्स वैल्यू कवर कर लेगा ना उस केस में, तो मिनिमम वो वहीं तक जा सकता है। इसके बाद जैसे ही दोनों स्पेस अलग होंगे ये, अच्छा 1 कब होगा? 1 तब होगा जब ए यूनियन बी जो है वो सैंपल स्पेस के बराबर हो। सही है ना? तब 1 होगा। अदरवाइज कितना होगा? अदरवाइज पी ए प्लस पी बी होगा। ये समझे कि नहीं? ए यूनियन बी 0 हो जाएगा, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी 0 हो जाएगा। मेरे हिसाब से इसमें कंफ्यूज हो गया क्या? बोलो भाई। सॉरी, हाँ अब सही है। बोलो भाई, अभी समझ गए कि नहीं मैंने क्या बोला? बताओ, बोलो। 1 मैक्सिमम वैल्यू तब होगी जब 1 मैक्सिमम वैल्यू तब होगी जब सैंपल स्पेस पूरा कवर कर ले, मतलब ऐसा हो ये ए और ये बी हो, तभी मैक्स वैल्यू 1 लेगा। अदरवाइज अगर उसमें दो इवेंट अलग अलग हैं तो इसका एलिमेंट ऐड कर दो, यानी दोनों की प्रोबेबिलिटी ऐड कर दो, तो मैक्स वैल्यू ए यूनियन बी आ जाएगी। मिन हमेशा क्या होगा? जो इन दोनों में से बड़ा सेट होगा वो प्रोबेबिलिटी मिन हो जाएगी। तो ये ऊपर वाला कॉन्सेप्ट एग्जैक्ट समझ में आएगा।
जैसे दो इवेंट एक ही स्पेस पे चल रहे हैं, है कि नहीं, ए और बी दो इवेंट एक ही स्पेस पे हो रहे हैं। ए के होने की प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है कितनी, 3/4। बी के होने की प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है कितनी, 5/8। तो अब इसलिए तो अंडरस्टूड है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से बड़ी है। ये दिख रहा है कि नहीं सबको? तो पी ए यूनियन बी की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, वो होगी मैक्स ऑफ पी ए एंड पी बी। तो वो हमेशा कितना आ जाएगा, पी ऑफ ए दैट इज 3/4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो है वो हमेशा 3/4 से बड़ा है, उसके बराबर होगा। ये बात समझ में आई कि नहीं, बताओ, बोलो। अच्छा, ये पहला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में जरा आओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की अगर हम बात करें, सही है ना। तो अब ए इंटरसेक्शन बी समझिएगा क्या क्या हो सकता है। ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी की बात करूं तो ऐसा हो सकता है कि ए के अंदर ही बी आ जाए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो छोटी है ना। अरे बोलो भाई, इसका मतलब इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, बताओ, बोलो। इसकी जो है मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी,